हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अभी तक एसएसटी में जितने भी जो 2024 के क्वेश्चन पेपर थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम 2024 में सीडीपी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हिंदी, ठीक है। उसके बाद फिर 2023, 22, ठीक है, 21, ऐसे ऐसे हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम 2024 का इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको लेटेस्ट पता लग जाए कि लेटेस्ट किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक जरूरी सूचना देना है, जिसको भी नोट्स चाहिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकता है, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपीज़ है, जिसमें आपको एसएसटी, सीडीपी और हिंदी इन 3 चीज़ों का नोट्स मिलेगा, ठीक है। जिसका नोट्स को डेमो देखना है जाके प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा। सीटेट यूपीटेट दोनों में चलाई गई है, ठीक है। सीटेट की अलग नोट्स है, यूपीटेट की अलग है, लेकिन कुछ टॉपिक सेम है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें बच्चे को एक चीज हमेशा जान लो, जब भी आप सीडीपी को टेकल करिएगा, इसके क्वेश्चनों को पढ़िएगा, हमेशा पॉजिटिव में आपको जाना है, ठीक है। पॉजिटिव की ओर आपको जाना है, सकारात्मक उत्तर ढूंढना है और बच्चे को ध्यान में रख करके हल करना है। आप एक 6 से 8 के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो 6 से 8 के बच्चे की जो मानसिकता होगी, उसी मानसिकता के साथ आपको सभी क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। तो मासूम और आश्रित तरीके से नहीं देखा जाता है भैया, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान। अब देखिए, केवल शब्द आ गया ना, वैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप समझ होंगे सर आपको कैसे पता, तो चले जाओ इसी जीके गुरुजी अड्डा पे, ठीक है। जीके गुरुजी अड्डा चैनल पे आप सर्च करोगे, ऊपर जाके सर्च कर लेना कि टैग वर्ड्स क्या, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ लिखना ऐसे, टैग वर्ड्स, ठीक है, जीके गुरुजी अड्डा, टैग वर्ड्स बाई जीके गुरुजी अड्डा। जैसे आप करोगे आपको पता लग जाएगा कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन से नेगेटिव। देखते ही आप उत्तर को पता लगा लोगे, ठीक है। चलिए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, बिल्कुल ठीक है, बच्चा ज्ञानवर्धक है और वो अर्थ की रचना करता है। कमजोर और असुरक्षा की जरूरत में नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है बाबू, फीडबैक। क्या होता है, फीडबैक। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। क्या ये सही है? तो तुलनात्मक श्रेणी नहीं प्रदान करता है भैया। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, बिल्कुल। जो प्रतिक्रिया है उसकी, वो सीखने के दौरान भी प्रतिक्रिया दे सकता है और सीखने के बाद भी दे सकता है। इसका मतलब दूसरा ठीक है। यह, अभी हम देखेंगे इससे और अच्छा तो आंसर नहीं है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय, अब देखिए ये अलगाववाद की बात करता है, इसलिए वैसे ये गलत। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, यह भी गलत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभिकथन ए और कारण आर में संबंध ढूंढना है। आइए देखते हैं कि क्या संबंध है, संबंध अच्छे हैं कि नहीं, ठीक। चलिए, किशोरा अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कियों को कहा जाता है अपना चाल चलन ठीक रखो, लड़कों को भी कहा जाता है अपना चाल चलन ठीक रखो, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। भैया जैविक का मतलब क्या होता है कि
ये बायोलॉजिकल होता है भैया, बायोलॉजिकल। देखिए आप जैविक से कंफ्यूज होंगे तो चले जाओ तुरंत इंग्लिश में देख लो, बायोलॉजिकल नहीं होता है भैया, ये हमारे समाज की देन है। तो आर गलत है, तो ए सही और आर गलत, तीसरा लॉक हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए चौथा प्रश्न थोड़ा सा नीचे, इंग्लिश वाले भी देखते रहेंगे। ठीक है बाबू। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, ठीक है, विशेष संगीत क्षमता रखती है, संगीत में बहुत अच्छी है। उसके माता पिता दोनों ही एक निपुण गायक हैं, मम्मी पापा भी गायक हैं, वह भी गायक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, एक कोचिंग में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? ये वृद्ध और परिपक्वता की बात है, पोषण और अनुशासन की बात है। तो देखिए यहाँ पोषण और अनुशासन का कोई संबंध तो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही देख लीजिए, वृद्धि और परिपक्वता, भैया वृद्धि और परिपक्वता से इसका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक होता है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। तो लैंगिक पहचान से इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन सकता है, ये आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर है, क्योंकि कुछ तो उसके आनुवंशिक लक्षण हैं, जेनेटिक है, कुछ हेरिडिटी है और कुछ एनवायरनमेंट है, इसलिए तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ या विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड्स, ये इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दोनों पढ़ेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा प्यारे, इसीलिए हिंदी ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पांचवें का राइट जवाब क्या होगा प्यारे? संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ पर्यावरणीय कारक हैं जो सामान्य विकास के लिए क्या होते हैं प्यारे? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए छठे की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छठा क्या कह रहा है, देखिए छठा कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, और टीचर को क्या करना है। अब देखिए जैसे केवल लगा है तो ये तो पहले ही गलत है। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने पर हतोत्साहित, ये शब्द आ गया, वैसे ही गलत हो गया। प्रोत्साहित किया जाता है प्यारे, हतोत्साहित नहीं। तुम सर जी से पूछो, सर जी हमको जरा बताओ 2 गुना 2 4 तक, कहोगे भग बैठ जाओ, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा डर जाएगा। आपको बच्चे को प्रेम से समझाना है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल है। रट लो। तो समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। तो जब भी समालोचनात्मक चिंतन जहां लिखा जाएगा, जहां 2 शब्द आपको मिल जाए, निष्कर्ष और व्याख्या, ट्रिक बनाओ, ट्रिक ऐसे लिखो, ट्रिक लिखते चलो और यहां लिखो समालोचनात्मक। ठीक है, समालोचनात्मक, और 2 शब्द इसमें मिलना चाहिए। एक तो जहां हम निष्कर्ष दे दें, अब निष्कर्ष देंगे तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नजरिए को ध्यान में रख के दिया जाता है, और दूसरा प्यारी क्या होनी चाहिए? व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला आपका गलत है। ऐसे सवालों से बचना जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता, ये तो गलत ही हो गया, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे। ठीक है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में
किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इसका राइट जवाब होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 8वें की तरफ बढ़ते, जहां फैक्ट का आंसर है तो उसमें क्या टाइम लगाया जाए बताओ। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? 8वें का राइट जवाब देना है प्यारे। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। गलत है, महारत की बात कर रहा है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाएगा। बिल्कुल ठीक है भैया। देखो, वृद्धिशील का मतलब, महारत का मतलब क्या होता है समझो। कहते हैं आपके घर वाले, हमरे भैया का गाड़ी चलावे में महारत हासिल बा। तो जब आप गाड़ी चलाने में महारत हासिल है, इसका मतलब आप उसकी खूब प्रैक्टिस किए हैं, अर्थात वृद्धिशील है। जितना ज्यादा आप गाड़ी चलाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अब कम चलाएंगे तो नहीं होगी। और अंदर से प्रेरणा और विश्वास भी रहता है कि अंदर से गाड़ी चलाने की आपके अंदर प्रेरणा भी रहेगी। अब जिसके अंदर प्रेरणा ही नहीं, वो कौन सी गाड़ी चलाएगा भैया? तो ये आपका हो गया। ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बड़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा। बाहर पापा कहिए बेटा तू कार चलावा सीखा तो सिखवा। गलत है मेरे प्यारे। जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मुझे कार चलाना है, तभी तुम सीख पाओगे। दूसरे के बाह्य रूप से कोई अगर आपको मोटिवेशन दे रहा है तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न। 9वां क्या कह रहा है, देखिए। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? अब सबसे पहले यहाँ कीवर्ड पकड़ो, वाइगोत्स्की है और वो संघर्ष कर रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे क्या करोगे बताओ? पहले वाइगोत्स्की को ढूंढो। जब वाइगोत्स्की मिल जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। गलत है। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब वो संघर्ष ही कर रहा है प्यारे तो कितना प्रोत्साहित करोगे? चलो अभी इसको छोड़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। ये तो बिल्कुल गलत है। छात्र के साथ समस्या पर काम करें। अब जब ये स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये तुरंत गलत हो जाएगा। जब आप उसके साथ जुड़ के काम करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? सहारा, स्कैफोल्डिंग। और जब आप स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं तो बच्चा जल्दी से सीखेगा प्यारे। तो समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल चौथा बेस्ट आंसर है। ठीक, चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते। इंग्लिश वाले पहले देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है दो फैक्ट है, जो सही है वो बताना है। ठीक है, चलिए कह रहा शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए प्यारे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। रे भैया यही गलत है, आगे क्यों जाओगे? गलत है। ए सही और आर गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 कह रहा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। 11 का राइट जवाब क्या होगा? तो देखिए भावना भी है, ठीक है, इमोशन भी है, अंग्रेजी में देख लो, पर्सनैलिटी भी है, व्यक्तित्व भी है, सोशल रिलेशनशिप भी है। तो ये व्यक्तित्व विकास है, तो व्यक्तित्व विकास सिंगल हो जाएगा, भावनात्मक सिंगल हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिंगल हो जाएगा, ये मनोसामाजिक है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कह रहा है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। 12 का राइट जवाब बताओ प्यारे क्या होगा? सुविचारित ठीक है, अनुकूलित ठीक है, विभेदित ठीक है, मानकीकृत नहीं ठीक है। 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे और 13 का राइट जवाब देखेंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे, ठीक है। चलिए 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब फिर से सही कथन का चुनाव करना है और उत्तर देना है। कह रहा है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। गलत है सरासर। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है, गलत है। बस तुरंत लगाओ चौथा और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध है। भाषा विचार का आकार नहीं देती, गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल सही है चौथा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए आपको जब आप नोट्स लेंगे तो ये सारी चीजें लिखी आपको मिलेंगी, एकदम फैक्ट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे। अब जो फैक्ट है उसमें हम क्या समझें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का प्रयास करें कि हम आपको इंग्लिश वाला भी दिखाते चले, लेकिन जो बड़े हैं उसमें नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा बोल देते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। चलो बताओ प्यारे, 15 का राइट जवाब दे दो। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, गलत है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता। अब ये मिल गया तो मैं आगे क्यों चलूं, एग्जैक्ट यही सेम लाइन होती है। अब आगे मैं बढ़ूंगा भी तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए 16 क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालेगा। भैया जो स्टूडेंट है वो दृष्टि बाधित है, उसको विजुअल्स में प्रॉब्लम है, देखने में समस्या है, बाधा क्या डालेगा? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्या प्रतिलेखन, गलत है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, जो आपकी प्रिंटेड बुक है। अब जैसे आप कहेंगे सर मुझे मुद्रित नहीं समझ में आया, तो मेरे प्यारे इंग्लिश में चले आओ, प्रिंटेड समझ में आ जाएगा। अब कोई छपी किताब है, बच्चे को दिखता ही नहीं, उसके सामने हजारों छपी किताबें रख दो, क्या मतलब है। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे माइक लगा के स्पीकर में कुछ बोलेगा तो बच्चा समझेगा। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र बच्चा टच करके समझ जाएगा, जैसे अच्छा एप्पल का चित्र दिखा दो, कोई और चीज, बॉल का चित्र। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। मात्रात्मक शोध कार्य, बताओ भैया। 17 का राइट जवाब देना है, तो ये गलत है। बच्चे के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समाल। अब नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा उनका कोड वर्ड है, मिल गया तो आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए 18 पर चलते हैं।
रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, तो खोज आधारित डिस्कवरी की ओर ले जाएगा प्यारे। ठीक है, ये सब फैक्ट है। 19 पर चलते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्र को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो पठन वैकल्य में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया, मैंने ट्रिक बताई थी। लक्ष्य को वो लक्ष्य पढ़ता है, बस ऐसे याद रख लेना, लक्ष्य को वो लक्ष्य पढ़ता है। तो कह रहा है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्र को पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे? अब बताओ। लंबे और व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, अभी इसको छोड़ते हैं। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ, अरे भैया उसको कक्षा 6 की किताब पढ़ ही नहीं पा रहा है, तुम उसे बीएड की किताब ले जाके दोगे तो पढ़ पाएगा प्यारे? गलत है। लंबे और जटिल गद्यांश दोगे तो और नहीं पढ़ पाएगा। अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से तो और नहीं सीखेगा। तो पहला राइट जवाब होगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है प्यारे, देख लीजिए। 20 कह रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर दे, हमारे इंग्लिश वाले भाई को भी दिखता रहे। 20 कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है। क्या बताता है प्यारे, बताओ क्या बताएगा? 20 का राइट जवाब देना है। ठीक है, कह रहा है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। गलत है। अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। इनके संज्ञानात्मक विकास की बात करना है पियाजे के। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। 100% सही जवाब तीसरा। ठीक है, चलिए चलते हैं 21 की तरफ। अब आप सोचेंगे सर कैसे, तो बस आप नोट्स जब आप पढ़ेंगे वहां सारी चीजें लाइन बाय लिखे, सब फैक्ट है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? बताओ प्यारे। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक पुष्टि के बजाय अंक देना। गलत है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। गलत है। गृह कार्य सौंपना। गलत है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा प्यारे। ठीक है, चलिए 22 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता है ऑटिज्म। अब ये नोट्स में एकदम फैक्ट है लिखा है। ऑटिज्म स्वालीनता एक लाइन का इसकी डेफिनेशन है, एकदम फैक्ट है। अब मैं पढ़ के बता दूंगा, आप लोग सोचेंगे सर कैसे बता दिए। तो प्यारे जो फैक्ट है जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी। तो स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। गलत है। स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। बिल्कुल ठीक है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, न्यूरो से संबंधित एक डिसऑर्डर होता है प्यारे। ठीक है। ऑटिज्म केवल, अब देखो केवल आ गया, वैसे ये गलत है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ सुधार आ सकता है। मेरे भैया सुधार नहीं पूछ रहा है, ऑटिज्म पूछ रहा है क्या है। ठीक, चलिए 23 पर चलते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। बताओ प्यारे क्या होगा इसका राइट जवाब। ठीक है, चलिए पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या जो है वो समानता है? तो भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। गलत है। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। गलत है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बिल्कुल, बच्चा करके सीखेगा, बच्चा जुड़ के सीखेगा, यही उनका प्रमुख सिद्धांत है।
क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। पहले इंग्लिश वाले देख लें, भैया नहीं कहेंगे कि सर जी दिखाए नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 24 पर। चलिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ना, आप सभी को पता होगा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अरे बिल्कुल करना चाहिए, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सत्य, 100%। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत है, बचना नहीं है प्यारे। ये लिखा है बचना है शिक्षक को, गलत है। ए सही, आर गलत, तीसरा राइट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? बताइए। 25 का एकदम फैक्ट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। बस इसमें कुछ नहीं बताओ, ये फैक्ट है तो मैं क्या इसमें बताऊं, बताओ। 26 प्रश्न पहले देख लीजिए। 26 नंबर का प्रश्न पहले हमारे इंग्लिश वाले भाई देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए 26 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। भावनाएं व्यक्ति परक है और सीखने में भूमिका नहीं निभाती। अरे भैया भावनाएं निभाती हैं, गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही, आर गलत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए हमारे भाई लोग। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बताओ भैया। 27, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र, गलत। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, गलत। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये पियाजे कहते हैं। ठीक, अब ये फैक्ट है, पियाजे पढ़ोगे तो वहां मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? 28 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे? तो एनालिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। तो भारत की राजधानी क्या है? ये वाला तो नहीं होगा, फैक्ट है। भारत में कितने राज्य हैं? ये फैक्ट है, 28 है। भारत की कुल जनसंख्या, फैक्ट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 पर चलते हैं। समावेशी कक्षा क्या है? देखिए फैक्ट है, मैं फैक्ट है तो तुरंत बताऊंगा। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, गलत है। हर बच्चा अलग अलग दर से अलग अलग तरीके से सीख सकता है। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग शैक्षिक कार्यक्रम नहीं होता, शैक्षिक कार्यक्रम एक ही तरीके से होता है। समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेद निर्देशित दिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक, ये राइट जवाब है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखते, ये नहीं होगा। 30 पर चलते हैं। पहले इंग्लिश वाले देख लिए भैया। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। ठीक, चलिए अब 30 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना, ठीक है, और ये व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों देखिए ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मुझसे जो सहयोग आपको चाहिए वो सारा सहयोग मैं प्रदान करूंगा, लेकिन अब की बार मैं ये चाहता हूं कि जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब चैनल का बच्चा सीटेट का टॉपर बन के आए और हम उसके साथ एक इंटरव्यू करें। तो
आप सभी से मेरी ऐसी उम्मीद और गुजारिश है, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सीखिए, बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए, वादा है आप बेहतर करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई समस्या है, अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी भाई को और किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो निःशुल्क रूप से वो समाधान ले सकता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।